we will discuss the Bayes theorem. तो statement of the Bayes theorem. आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आपने आपका एक सैंपल स्पेस S डिफाइन होगा। ये सैंपल स्पेस S, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आपने सैंपल स्पेस S को डिफाइन किया। इस सैंपल स्पेस S के अंदर ये E1, E2 एंड E3, ये 3 इवेंट्स को कंसीडर किया मैंने, E1, E2, E3। मैंने जो E1, E2, E3 अप टू एन इवेंट्स ना लेके केवल 3 इवेंट्स को कंसीडर किया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट पे सैंपल स्पेस S और उस सैंपल स्पेस S पे आपकी ये 3 इवेंट्स E1, E2, E3 है। ये इवेंट्स है E1, इवेंट्स क्या है सैंपल स्पेस पे, ये 3 इवेंट्स को कंसीडर किया मैंने, E1, E2 और E3, और ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये 3 इवेंट्स जो है आपकी E1, E2, E3, तब आप इनकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो। ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये आपको गिवन होगी या कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। नाउ ये ए कोई आर्बिट्रेरी इवेंट है सेम सैंपल स्पेस S पे, ये ए कोई हमारी आर्बिट्रेरी इवेंट है सैंपल स्पेस S पे। इफ A is any arbitrary event on the sample space S, if A is any arbitrary event on the sample space S, with probability of A not equals to 0, then तब आप को इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी या कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि ये जो आर्बिट्रेरी इवेंट ए है वो आपकी इवेंट E1 के बाद अकर्ड हुई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जबकि E1 ऑलरेडी गिवन इवेंट है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जबकि इवेंट E2 ऑलरेडी गिवन है या अकर्ड हो चुकी, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E3 इज ऑलरेडी अकर्ड और गिवन, ये आपको दी हुई होगी या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, नाउ मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार जरा स्टेटमेंट को, बेज थ्योरम का स्टेटमेंट। आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आपने ये सैंपल स्पेस S को डिफाइन किया। इस सैंपल स्पेस S पे हमने 3 इवेंट्स E1, E2 और E3 को कंसीडर किया। ये 3 इवेंट्स, इसीलिए मैंने E1, E2 और E3 जिसको मैंने रेड पेन से शो किया हुआ है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें आपस में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव कि तीनों का यदि हम E1, E2, E3 का आप यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस S के इक्वल आ जाएगा। तो E1, E2, E3
E1 E2 E3, E1 E2 E3 हमारी 3 इवेंट्स है सैंपल स्पेस एस पे। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इनमें आपस में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है। E1 इंटरसेक्शन E2 5, E2 इंटरसेक्शन E3 5, E1 इंटरसेक्शन E3 5। एग्जॉस्टिव इन तीनों का यदि हम यूनियन लें E1 E2 E3 का, वो सैंपल स्पेस S के इक्वल होगा। तब आप इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डिफाइन कर सकते हो। अब आपने क्या किया, सैंपल स्पेस S पे आपकी कोई ये A आर्बिट्रेरी इवेंट है। अब जब A आपकी आर्बिट्रेरी इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड या इवेंट E1 इज ऑलरेडी गिवन, ये आपको कैलकुलेट कर सकते हैं या क्वेश्चन में मेंशन होगी, ये गिवन होगी आपको। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है नाउ, अब आपको कैलकुलेट करना है कि जो हमें कैलकुलेट करना है कि जो इवेंट ए हुई वो E1 से अकर्ड हुई। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट करनी है व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला होगा दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 and probability of A oblique E2 plus probability of E3 into probability of A oblique E3। ये इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड। यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओब्लिक A कैलकुलेट करना है व्हेन A इज गिवन इवेंट या इवेंट A इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इस केस में टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में सेम रहेगी और न्यूमिनेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, पहले E2 इवेंट हुई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E3। यदि हमें ये कैलकुलेट करना है कि इवेंट E2 के लिए प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट A इज अकर्ड एंड इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन इवेंट A इज ऑलरेडी अकर्ड या A इज गिवन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E3 अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E3। तो इस तरीके से आप यहां पे इवेंट्स E1 E2 और E3 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस कि जब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड, कि इवेंट A E1 में से हुई, तब E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये किसको इंडिकेट करता है, इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि A इवेंट E1 में से हुई आपकी, उसके लिए।
ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ए जो है हमारी E2 से हुई, इस बात के लिए प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ओब्लिक ए, इवेंट E3 की प्रोबेबिलिटी जबकि उसमें से इवेंट ए अकर्ड हो चुकी है। ठीक है जी, ये कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हो आप। मैं रिपीट कर रहा हूं जरा एक बार स्टार्टिंग से ही। एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस है वो हमारे इसी पे बेस्ड होंगे। आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस एस डिफाइन कर सकते हो आप, और उस सैंपल स्पेस पे ये हमारी 3 इवेंट्स है, E1, E2, E3। तो आप इन इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब ये ए कोई आर्बिट्रेरी इवेंट है, ए कोई आर्बिट्रेरी इवेंट है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो तब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर्ड। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 इज ऑलरेडी अकर्ड। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर्ड। ये आपको इजीली गिवन होगी या कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इवेंट ए जो आपकी अकर्ड हुई वो इवेंट E1 में से अकर्ड हुई। इन दोनों में सिग्निफिकेंस देखिए, इसका सिग्निफिकेंस ये किसको इंडिकेट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो आपकी आर्बिट्रेरी इवेंट है वो E1 से अकर्ड हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो कि आपकी E2 में से अकर्ड हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो कि आपकी E3 से अकर्ड हुई। यहाँ पे हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो इवेंट ए अकर्ड हुई वो E1 में से हो रखी है। उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, E2 के लिए ये, और ई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के लिए ये। एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए जरा। हर क्वेश्चन में नोटेशन एक जैसे ही रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मीनिंग। और कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी क्वेश्चन की हेल्प से, एग्जांपल की हेल्प से इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन लिखिए जरा। इन ए बोल्ट फैक्ट्री सभी क्वेश्चन का प्रोसीजर एक जैसा है। इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी ए बी एंड सी मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर %25, 35%, 25%, 35% and 40% of the total of their output %5, 4%
and 2% are defective bolts. Full stop. A bolt is drawn at random from the product. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. And is found to be defective. Full stop. What is the probability that it was manufactured? What is the probability that it was manufactured by the machine A, B और C? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा। सॉल्यूशन, ये आपका जो सैंपल स्पेस है सैंपल स्पेस S, यहां पे आपकी 3 मशीन्स है। ए क्या है? मशीन ए, मैन्युफैक्चरिंग मशीन ए मैन्युफैक्चर कितना? 20%। मशीन बी मैन्युफैक्चर 35%। मशीन सी मैन्युफैक्चर 40%। तो आप इवेंट E1 लेंगे, इवेंट E1, E2, E3 लेंगे। E1, E2, E3, 3 इवेंट्स। किसके लिए? कि प्रोडक्ट इवेंट E1 तो इवेंट है हमारी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। इवेंट E2 यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, लेट E1, E2 and E3 be the events of getting the bolt manufactured by the machine A, B and C। मशीन A, B and C। E1 इवेंट है कि आपका जो बोल्ट है मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। E1 इवेंट
आपका बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, E2 बी द इवेंट कि आपका जो बोल्ट है मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, E3 बी द इवेंट कि आपका जो बोल्ट है मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन सी। तो यहां से आपकी जो इवेंट है 10, ये इवेंट E1, ये 3 इवेंट्स हुई आपकी E1, E2, E3। दीज इवेंट्स आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब इनकी ये तो आपकी इवेंट्स थी, 3 इवेंट्स। इनकी प्रोबेबिलिटीज, इस बात की प्रोबेबिलिटी की जो आपका बोल्ट है मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितने परसेंट है? मशीन ए कितने परसेंट मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है? 25%। तो 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 35%, 35/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, it will becomes 40/100। तो इन ए बोल्ट फैक्ट्री आपकी 3 मशीन्स है ए बी सी जो मैन्युफैक्चर्ड कर रही है। मशीन ए मैन्युफैक्चर्ड कर रही है 25%, मशीन बी मैन्युफैक्चर्ड कर रही है 35 एंड मशीन सी मैन्युफैक्चर्ड कर रही है 40%। तो इवेंट E1, E2, E3 कि आपका बोल्ट मशीन ए से लिया गया, इवेंट E1, E2 आपका बोल्ट मशीन बी से लिया गया, इवेंट E2, इवेंट E3 कि आपका बोल्ट मशीन सी से लिया गया। उनके लिए प्रोबेबिलिटीज ये आपने यहां पे डिफाइन की। नाउ अब एक ए हमारी आर्बिट्रेरी इवेंट है, किसके लिए? टू ड्रा द डिफेक्टिव बोल्ट। ए बी द इवेंट, ये ए आपकी इवेंट है किसके लिए? गेटिंग द डिफेक्टिव बोल्ट के लिए। नाउ या लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट फॉर गेटिंग द defective bolt, for getting the defective bolt। ये arbitrary event हुई for getting the defective bolt। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि डिफेक्टिव बोल्ट यदि मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है तो उसके चांसेस 5% है। तो 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो आपका कहां से मैन्युफैक्चर्ड हुआ? मशीन ए से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या गिवन है आपको? 5%, 5/100। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपका ये कहां से मैन्युफैक्चर्ड हुआ? मशीन ए से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 इज ऑलरेडी अकर्ड। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये कहां से मैन्युफैक्चर्ड हुआ? मशीन बी से, इवेंट E2 इज ऑलरेडी अकर्ड। ये कितनी दी हुई है आपको? 4%, 4/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपका डिफेक्टिव बोल्ट मशीन सी से प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इवेंट E3 इज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when event E3 is already occurred, it is given 2%, 2/100। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपकी डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन ए से लिया गया। इट मींस प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपका जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो लिया जा चुका कहां से? E1 से, इसकी प्रोबेबिलिटी।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओब्लिक A, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला था इसका? इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले E1 सिलेक्ट हुई, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E3। वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ पे 3 मशीन है तो E1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये गिवन है, E1 से मैन्युफैक्चर्ड 25/100, 25/100 इनटू, और ये आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E1 5/100। डिनोमिनेटर में इन दोनों की प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या आ जाएगी आपकी 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100, इन दोनों की प्रोडक्ट 40/100 इंटू 2/100। इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये आंसर आएगा आपका, इट विल बिकम्स 0.36। इसी तरीके से आपको और क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओब्लिक A, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपका जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन B ने प्रोड्यूस किया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपका डिफेक्टिव बोल्ट जो प्रोड्यूस्ड हुआ है वो मशीन B से प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, आपका डिफेक्टिव बोल्ट लिया जा चुका, A मींस इवेंट ए अकर्ड हो चुकी, डिफेक्टिव बोल्ट लिया गया कहां से, ये लिया गया आपका डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी से, यानी कि इवेंट E2 के लिए प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपका डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओब्लिक A। सेम फॉर्मूला, इस बार न्यूमिनेटर में आपकी जो टर्म, न्यूमिनेटर में जो टर्म आएगी ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E2, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी PA, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है। इसको आप सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम्स 0.40, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ओब्लिक A, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो आपका डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस्ड हुआ वो मशीन 3 से प्रोड्यूस्ड हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक E3, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी PA, इसको PA से मेंशन करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है टोटल प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू आएगी, इट विल बिकम्स 0.23। पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा एक बार फिर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 3 मशीन्स है, मशीन ए जो टोटल का 25% मैन्युफैक्चर्ड कर रही है, मशीन बी टोटल का 35% मैन्युफैक्चर्ड कर रही है, मशीन सी टोटल का 40% मैन्युफैक्चर्ड कर रही है।
तो 3 मशीन है ए बी सी, उनकी मैन्युफैक्चर्ड जो है 25%, 35%, 40% गिवन है। तो आपने क्या किया, 3 इवेंट्स कंसीडर की, इवेंट E1, E2 एंड E3। किसके लिए? कि आपकी जो मशीन है वो मैन्युफैक्चर्ड कर रही, E1 बी द इवेंट, जो आपकी मशीन्स हैं बोल्ट को मैन्युफैक्चर्ड कर रही है, 3 मशीन्स है ए बी सी। तो आपने उनके लिए इवेंट ली E1 E3 की। इवेंट E1 कि आपका बोल्ट मशीन ए से लिया गया, इवेंट E2 आपका बोल्ट मशीन बी से लिया गया, इवेंट E3 आपका बोल्ट मशीन सी से लिया गया। तो इवेंट E1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 25/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 35/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40/100। E1, E2, E3 बी द इवेंट फॉर गेटिंग द बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन ए बी सी। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपने डिफाइन की। नाउ अब ए कोई आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी इवेंट की मींस डिफेक्टिव बोल्ट गेट करने के लिए। तो ए बी द इवेंट फॉर गेटिंग द डिफेक्टिव बोल्ट। तो अब आप प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम E1, तो उसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E1, यानी कि डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी कब, जबकि ये मशीन ए से मैन्युफैक्चर्ड हुआ 5/100। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E2 आपका डिफेक्टिव बोल्ट जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ मशीन बी से 4/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ओब्लिक E3 2/100। ये आपको ये गिवन है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपका डिफेक्टिव बोल्ट था वो मशीन E1 से मैन्युफैक्चर्ड हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि आपका डिफेक्टिव बोल्ट इसी से लिया गया, इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। ये उसके लिए फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपका डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। वैल्यू पुट करेंगे सोल्व, और फिर यहाँ पे इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपका जो डिफेक्टिव बोल्ट जो सेलेक्ट हुआ था वो मशीन E2 से सेलेक्ट हुआ यहाँ पे, और सिमिलर वे में E3 के लिए। हाँ जी, ये क्लियर है? यस। हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिखिए जरा इसी तरीके से। क्वेश्चन नोट डाउन करिए जरा। There are 3 bags. There are 3 bags. Three bags. First bag contain 1 white, 2 red. 1 white, 2 red. 3 green balls. 3 green balls. Second bag contain 2 white, 3 red.
2 white, 3 red and 1 green balls. And third bag contains 3 white, 1 red and 2 green balls. 3 बैग है आपके पास, उन बैग्स के अंदर व्हाइट, रेड और ग्रीन बॉल्स रखी हुई हैं, फुल स्टॉप. 2 balls taken randomly from 2 balls taken randomly from a bag full stop. Those are found to be 1 white and 1 red ball, to be 1 white and 1 red ball, full stop. Find the probability that balls so drawn came from the second bag. सेकंड बैग, फुल स्टॉप. सॉल्यूशन, आपके पास 3 बैग है, यहाँ पे ये आपके 3 बैग्स. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट बैग ये सेकंड बैग, ये थर्ड बैग. फर्स्ट बैग में 1 व्हाइट, 2 रेड, 3 ग्रीन. सेकंड में 2 व्हाइट, 3 रेड, 1 ग्रीन. थर्ड में 3 व्हाइट, 1 रेड, 2 ग्रीन बॉल्स हैं. ये आपके 3 बैग्स हैं. 3 बैग्स के अंदर आपकी व्हाइट, रेड और ग्रीन बॉल्स हैं. तो इवेंट E1 कंसीडर करेंगे हम. E1 be the event for selecting the first bag. E2 be the event for selecting the second bag. E3 be the event for selecting the third bag. तो पहले आपने इवेंट्स डिफाइन की बैग 1, बैग 2 और बैग 3 के करस्पॉन्डिंग. लेट E1, E2 and E3 be the events for selecting the bag first, second and third respectively. फर्स्ट बैग के लिए इवेंट E1, सेकंड बैग को सिलेक्ट करने के लिए इवेंट E2, थर्ड बैग को सिलेक्ट करने के लिए इवेंट E3. तो देयरफॉर इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, थर्ड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3. तो इवेंट E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी 1/3. And let A be the arbitrary event. A be the arbitrary event
for selecting the one white and one red ball. For selecting the one white and one red ball. Now, अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E1. इसका मीनिंग क्या है कि वन व्हाइट और वन रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कहां से? E1 इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि फर्स्ट बैग से. इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस वन व्हाइट और वन रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कहां से? E1 इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि फर्स्ट बैग से. तो फर्स्ट बैग इवेंट E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि फर्स्ट बैग से वन व्हाइट और वन रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी. ये किसका नोटेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E1. फर्स्ट बैग से वन व्हाइट और वन रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ये उसके लिए नोटेशन है. यानी कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, यानी कि वन व्हाइट वन रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कहां से? इवेंट E1 से, यानी कि फर्स्ट बैग से. अब वन व्हाइट और वन रेड कैसे सिलेक्ट करेंगे? वन व्हाइट है 1C1 एंड रेड कितनी है? 2. उसमें से एक रखनी है हमें 2C1 अपॉन टोटल कितनी बॉल है आपकी? 6, और 6 में से कितनी रखनी है हमें? 2. 6C2. 1C1 इंटू 2C1 अपॉन 6C2. अब इसी तरीके से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट E2 इज ऑलरेडी अकर्ड, इट मींस कि वन व्हाइट और वन रेड बॉल आपकी सेकंड बैग से ली गई. इस बात की प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगी? वन व्हाइट, आपके पास दो व्हाइट है, उनमें से वन रखनी है, एंड 3 रेड है, उनमें से एक रेड रखनी है. टोटल 6C2. and probability of A oblique E3, one white and one red balls select from the third bag. उसके लिए नोटेशन probability of A oblique E3. वन white, 3 white है, एक सेलेक्ट करनी है 3C1. वन रेड है, उसी को सेलेक्ट करना है 1C1, और डिनोमिनेटर में 6C2. टोटल 6 है, उसमें से 2 रखनी है. अब आपने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की. नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सो ड्रा आपकी वन रेड और ये वन बॉल, यानी कि जो इवेंट ए हुई आपकी वो सेकंड बैग से हुई, इस बात की प्रोबेबिलिटी. यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपकी इवेंट ए जो हुई वो सेकंड बैग से हुई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओब्लिक ए ये फाइंड आउट करना है. दिस विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी और न्यूमिनेटर में क्या आएगा आपका? न्यूमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ, एंड उसमें से आपने वन व्हाइट और वन रेड बॉल को सिलेक्ट किया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E2 फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. वो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक E3. वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों की प्रोडक्ट 1/3 इंटू 2C1 3C1 अपॉन 6C2, और डिनोमिनेटर में इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट.
टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1C1 इंटू 2C1 अपॉन 6C2 प्लस 1/3 2C1 3C1 अपॉन 6C2 प्लस ये टर्म हो आएगी 1/3 इंटू 3C1 1C1 अपॉन 6C2 ये टर्म आएगी डिनोमिनेटर में। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा 6/11। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 बैग्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें आपकी व्हाइट रेड ग्रीन बॉल्स है। तो हमने 3 इवेंट्स कंसीडर की, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग और थर्ड बैग को सिलेक्ट करने के लिए। तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी, इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी, इवेंट E3 की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। ए आर्बिट्रेरी इवेंट है 1 रेड और 1 व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी 1 व्हाइट और 1 रेड, ये 1 व्हाइट और 1 रेड, 1 व्हाइट 1 रेड, यानी कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कब, जबकि ये फर्स्ट बैग से ली गई। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जबकि ये सेकंड बैग से हुई। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जबकि ये थर्ड बैग से हुई। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि आपकी जो ये 1 व्हाइट और 1 रेड बॉल सेलेक्ट हुई, ये सेकंड बैग से हुई। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड आउट करनी है व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मीनिंग क्या है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपकी ये जो A हो चुकी, 1 व्हाइट 1 रेड बॉल सेलेक्ट हो चुकी, ये सेकंड बैग से हुई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओब्लिक A। तो इसका फॉर्मूला रखा आपने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सोल्व किया। हाँ जी, क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। अदर स्टूडेंट्स, इस ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओब्लिक A, कि आपकी जो 1 व्हाइट और 1 रेड बॉल सिलेक्ट हुई, ये जो सिलेक्ट हुई A, ये फर्स्ट बैग से हुई, तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओब्लिक A कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये जो आपकी 1 व्हाइट 1 रेड बॉल सिलेक्ट हुई, ये थर्ड बैग से हुई, तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ओब्लिक A कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस तरीके के आप 4 या 5 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये नोटेशंस जो है वो इजीली याद हो जाएंगे। इन नोटेशंस का मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बताइए, और इसका मीनिंग बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के मीनिंग। इसका मीनिंग है कि आपका E2 बैग, सेकंड बैग सिलेक्ट हुआ और उसमें से 1 व्हाइट और 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो 1 व्हाइट और 1 रेड बॉल ली गई वो सेकंड बैग से ली गई, उसके लिए फिर ये फॉर्मूला होगा। एक इवेंट होने के बाद दूसरी इवेंट, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो कल इसके क्वेश्चंस, बेज थ्योरम के क्वेश्चंस कल भी करेंगे, और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, कल ये डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज केवल यहीं तक। एक ट्यूटोरियल शीट आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें आपके 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उसको सोल्व कर लीजिएगा। आर्यन, यस सर। हाँ जी, बहुत दिनों बाद क्लास अटेंड की।
ऐसा सर क्यों? बीच में टोएथन का इवेंट था, अब रेगुलर करो। क्या हुआ? सब ठीक है?